28 सितंबर 2018 को एक व्यक्ति अपने घर से लापता हो जाता है। उसकी तलाश होती है, खोजबीन की जाती है, लेकिन उस व्यक्ति का कुछ पता नहीं चलता है। 2021 में फाइल बंद हो जाती है। फिर उसके बाद 2022 में जब वहाँ एक नए एसपी साहब का तबादला होता है, वो सारे अनसुलझे केसों की फाइलों को फिर से खोलते हैं। तब जाके उस व्यक्ति का पता चलता है कि उस व्यक्ति के कंकाल जो हैं उसी के चचेरे भाई के घर में एक 7 फीट के गहरे गड्ढे में दबे हुए थे। तो क्या है ये पूरी कहानी और क्या है ये पूरा मामला, आइए मैं आपको सुनाता हूँ। तो आदाब, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जुर्म तक। मेरा नाम है अंशु खान। अपने इस चैनल पर सुनाता हूँ आपको क्राइम से जुड़ी, अपराध से जुड़ी सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियाँ। एक ऐसी कहानी आपके सामने मैं लेकर आया हूँ जो कि है गाजियाबाद की, साल 2018 की। ये कहानी है गाजियाबाद के एक गाँव नंदग्राम, और वहाँ एक गाँव पड़ता है सिकरौद। तो सिकरौद की ये कहानी है। सिकरौद में एक 42 साल का व्यक्ति है जिसका नाम चंद्रवीर है। उसके परिवार में उसकी एक बीवी है 35 वर्षीय जिसका नाम सविता है, और एक उसकी छोटी बच्ची है जिसका नाम अभी काल्पनिक मैं आपको बता रहा हूँ, दीपा नाम है, क्योंकि मैंने जहाँ से इस कहानी की रिसर्च की है वहाँ पर भी उस बच्ची का नाम काल्पनिक ही दिया गया है। तो आप भी उस तरह से लेके चलिए। इस परिवार में ये 3 लोग रहते हैं। उस वक्त बच्ची की उम्र जो है तकरीबन 11 या 12 साल रही होगी। 28 सितंबर 2018 को वो व्यक्ति अपने घर से अपनी एक जो उसके पास में जो ज़मीन थी, जो खेत था उसका सौदा करने के लिए वो घर से निकला था। उसके बाद वो घर से कभी घर वापस नहीं लौटा। रात गुजर गई, दिन गुजर गया। आसपास में बताया गया तो परिवार के कुछ लोग रहते थे। उसका एक चचेरा भाई भी वहाँ पर रहता था, अरुण नाम था जिसका। उसको बताया गया। वो आसपास के सारे रिश्तेदारों के पास जाता है, उनसे पूछता है कि कहीं ये चंद्रवीर जो है ये आपके यहाँ तो नहीं आया। सब जगह पूछताछ होती है। इसी जानकारी में अरुण के साथ में जो होता है चंद्रवीर का एक भाई होता है भूरे। हालांकि इस भूरे से जो है कुछ संपत्ति को लेकर विवाद तो चल रहा था, लेकिन ऐसी मुश्किल घड़ी में, ऐसे परेशानी के दौर में एक भाई भाई के काम आता है, उसके परिवार के काम आता है। तो भूरे ने अपना फर्ज निभाया और अपने भाई की खोजबीन शुरू कर दी। 5 दिन गुजर गए, कुछ पता नहीं चला। तब जाके भूरे ने सिकरौद पुलिस थाने में एक कंप्लेंट दर्ज करवाई अपने भाई के नाम से। कहा कि मेरा भाई जो है लापता है और अब तक उसकी कोई खबर नहीं मिली है। ये जो कंप्लेंट जो थी 5 अक्टूबर 2018 को दर्ज करवाई थी। उसके बाद वहाँ के तत्कालीन एसएचओ साहब पुलिस टीम के साथ अपने सिकरौद गांव में पहुंचते हैं। अब इधर माँ और बेटी का रो रो के बुरा हाल है। उन्हें सांत्वना देते हैं, ढांढस बंधाते हैं और उनको तसल्ली देते हैं कि हम आपके जो व्यक्ति हैं चंद्रवीर जो हैं उनको जल्दी ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमको ढूंढ के लाएंगे। ये सब कुछ चलता रहता है। कार्रवाई हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तभी जो एसएचओ साहब हैं वो पूछते हैं सविता से कि तुम्हें किसी पे शक है क्या? कोई ऐसी दुश्मनी या कोई ऐसा मामला जिसमें तुम्हें शक हो कि तुम्हारे पति को किसी ने अगवा किया हो या कुछ और? तो तब वो बोलती है कि जो उनके जो भाई हैं, चंद्रवीर के जो भाई भूरे, उनके साथ में एक ज़मीन है, उसको लेकर पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा है, आना जाना बंद है, और मुझे पूरा शक है कि उनको भूरे ने ही अगवा किया है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी है। लिहाजा एसएचओ साहब जो हैं वो भूरे को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं, उससे पूछते हैं, सख्ती से पूछताछ करते हैं कि तुमने अपने भाई का अपहरण किया और उसके बाद में उसकी हत्या कर दी है, बताओ क्यों किया, ऐसा किस लिए किया? तो बोलता है कि साहब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और इसमें मेरा कोई दोष नहीं है और मैं बेगुनाह हूँ, ये मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। उनको लगता है कि ठीक है कि ये सच बोल रहा है,
एक तरफ वो कह रहा है कि अगर मैंने ही अपने भाई का अगर कत्ल किया होता या अगवा किया होता तो मैं ही क्यों उसकी कंप्लेंट कराता, और इतने दिनों से मैं ढूंढ रहा हूँ पागलों की तरह अपने भाई को, तो मैं ऐसा क्यों करूँगा, वो मेरा भाई था और हम दोनों के बीच में ऐसा कोई विवाद भी नहीं था, हमारे बीच में जो हिस्सा बंटवारा जो हुआ था जायदाद को लेकर वो भी बड़ा शांतिपूर्वक तरीके से हुआ था। ऐसा तो आप समझते हैं कि ठीक है, ये लगता है शायद सच बोल रहा है। उसके बाद फिर भी जो सविता होती है वो कहती नहीं कि इस बूढ़े ने ही जो है मेरे पति को कत्ल करके अपने घर में ही गाड़ रखा है। तो एसएचओ साहब और पुलिस टीम फिर से बूढ़े के घर जाते हैं, वहाँ पर गड्ढा खोदते हैं, घर को खोद कर देखते हैं, वहाँ पर भी कुछ नहीं मिलता है। अब धीरे धीरे ये तफ्तीश आगे चलती जा रही है, समय तेजी से गुजर रहा है। 2021 आती है। इस मामले में पुलिस ने जो बहुत माथापच्ची करने के बाद में इस केस की फाइल को जो है 2021 में बंद कर दिया जाता है। 4 अप्रैल 2022 को गाजियाबाद के नए नियुक्त हुए एसएसपी मुनिराज जी ने वह सारी तमाम फाइलें जो थी वो खोलकर देखी, जो अनसुलझे केस थे, जो अभी तक सुलझ नहीं पाए थे, उन्होंने उन सारी फाइलों को खोलकर एसएसपी मुनिराज जी ने जो फाइल थी चंद्रवीर की, उसको नंदग्राम पुलिस स्टेशन और साथ ही क्राइम ब्रांच की एसपी दीक्षा शर्मा के हवाले कर दिया। और दीक्षा शर्मा जी ने अपनी इस केस की जिम्मेदारी अपने इंस्पेक्टर, क्राइम ब्रांच के एक इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी को सौंप दी। अब जब ये जिम्मेदारी अब्दुल रहमान सिद्दीकी साहब पर आई, उन्होंने बारीकी से इस केस को स्टडी किया, हर एक चीज़ को बारीकी से खंगाला, तो उनके दिमाग में एक चीज़ खटकी कि चंद्रवीर जो है वो कोई छोटा सा बच्चा तो है नहीं है जो उसको कोई भी आराम से आसानी से उसको उठा ले या पकड़ कर ले उसकी, और घर से लापता हुआ है तो वो किन परिस्थितियों में हुआ है, और अगर जब घर से उसके साथ ऐसा हो रहा था तो वो एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 42 साल है, वो अपने आप को बचाने का प्रयास भी करेगा, कोशिश भी करेगा, तो कहीं ना कहीं कुछ आवाज़ें होंगी, कुछ शोर होगा। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो उन्हें ये चीज़ बड़ी अजीब लग रही थी कि घर से अचानक से इस तरह से रात में एक व्यक्ति लापता हो जाता है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता है। तो उन्होंने सोचा इस मामले की तफ्तीश जो है घर से ही शुरू की जाए। अब वो अपनी टीम को लेकर सविता के घर पहुंचते हैं। सविता के घर जाते हैं, वहाँ पर उनको चंद्रवीर और सविता की जो बच्ची थी, जिसकी उम्र तब 11-12 साल थी 2018 में, अब 15-16 साल के तकरीबन लगभग हो चुकी थी, वो उस बच्ची से पूछताछ करते हैं, उससे प्यार से बात की जाती है। बच्ची से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम दीपा है, बोलती हाँ। फिर वो पूछते हैं कि तुम्हारे पिता जो रात के अंधेरे में कहीं गायब हो गए थे, उनके बारे में तुम्हें कुछ पता है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था? इतना सुनते ही वो बच्ची सिसकने लगती है, रोने लगती है। यहीं से इंस्पेक्टर साहब को लगता है कि कहीं ना कुछ तो इस बच्ची के दिल में जो है एक राज छुपा हुआ है, जो इसकी जुबान तक नहीं आ रहा है, और इसको कुछ ना कुछ तो पता है। अब उस बच्ची से प्यार से बातचीत होती है, वो उसको हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं कि तुम बताओ, तुम्हें जिस चीज़ का डर है वो तुम्हारा डर हम दूर कर देंगे। उनकी बात मानकर, उन पर भरोसा कर कर वो बच्ची बोलती है कि साहब, मेरे पापा को मेरी मम्मी ने और मेरे एक जो चाचा हैं अरुण, उन दोनों ने मिलकर हत्या की, और इतने बरसों से, इतने सालों से मैं ये राज अपने सीने में दबा कर बैठी हूँ इस डर से। एक तरफ तो ये माँ है मेरी, दूसरी तरफ वो चाचा है, और मैं ये सब बातें अगर बताऊं किसी को तो मेरे पिता जो मिल नहीं रहे इतने सालों से, या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी बहुत बदनामी होगी। तो इस सब के चलते हुए मैं इतनी सालों से अपने दिल में ये राज दबा कर बैठी हूँ, और मेरे पिता की हत्या जो है वो मेरी माँ सविता ने और मेरा जो चाचा जो लगते हैं उन्होंने की है। इतना सुनते ही पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब उस बच्ची से कहते हैं कि ये सब तुमने अपनी आंखों से देखा है, हम तुम्हें गवाह बनाएंगे, और तुम्हारे पिता के साथ में जो हुआ है
हम उसमें तुम्हें न्याय दिलवाएंगे। तुम ये बताओ कि ये तुमने जो सब अपनी आंखों से देखा है तो उस रात क्या हुआ था। उस बच्ची ने बताया 28 सितंबर 2018 की रात अरुण चाचा को माँ ने आधी रात अपने घर पर बुलाया। मेरे पापा गहरी नींद में सो रहे थे। अरुण चाचा साथ में अपने एक तमंचा लेकर आए थे। उस तमंचे से उसने उनके सर पर गोली मारी। तब मैं बहुत डर गई थी और जाकर मैं कंबल में छुप गई थी। मुझे नहीं पता था कि दोनों ने पापा की लाश का क्या किया। सुबह माँ ने पापा के रात में कहीं चले जाने की बात उड़ा दी और उन्हें तलाश करने का नाटक करने लगी। इतनी बात उस बच्ची ने पुलिस इंस्पेक्टर को बताई। यहाँ से मामला पूरा क्लियर हो चुका था, साफ हो चुका था कि जो चंद्रवीर पिछले 4 सालों से जो लापता है, दरअसल उसका कत्ल हो चुका है और अब उसकी लाश कहाँ है इसका पता लगा। लिहाजा सविता और अरुण को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ होने के बाद में ये दोनों टूट गए और इन दोनों ने अपना इकबाल जुर्म कबूल किया। तो इस इकबाल जुर्म के पीछे जो कहानी थी वही मैं आपको समझा रहा हूँ। दरअसल ये जो अरुण है ये चंद्रवीर के चचेरा भाई लगता था। इसका घर जो है चंद्रवीर के घर के पास में ही होता है। अब चंद्रवीर और उसके घर में उसकी बीवी सविता और उसकी एक बेटी, इन तीनों का एक परिवार था। चंद्रवीर के घर पर और उनका आना जाना भी था, साथ उठते बैठते थे, खाते पीते थे। तो जब ये आना जाना होता है तो दरअसल एक बार होता क्या है कि ये सविता जो है वो अपने घर के आंगन में कहीं नहा रही होती है। उसी वक्त दरवाजे पर आकर अरुण जो है उसको ऐसी अवस्था में देख लेता है। हालांकि उसकी नज़र तो पहले से भी उसके ऊपर गंदी थी, लेकिन उस वक्त जब वो देख लेता है तो इस बात का एहसास सविता को भी हो जाता है। सविता को ये समझ में आ जाता है कि जब वो नहा रही होती है तब उसे कोई देख रहा है और वो देखने वाला अरुण होता है। अब सब कुछ ये हो गया, उसने देख लिया। उस रात उस शाम को चंद्रवीर और अरुण ने बैठकर शराब पी और उसके बाद में खाना भी खाया। हालांकि उस टाइम ये सविता जो है उसके सामने जाने से शर्मा रही थी, घबरा रही थी, लेकिन फिर सविता को लगता है कि इस बारे में जो है अरुण से बात करनी चाहिए ताकि ये जो हुआ है ये दोबारा ऐसा ना हो, और उससे ये भी पूछना चाहिए कि ऐसी जलील और शर्मनाक तुमने हरकत क्यों की। जब सविता उसके घर जाती है और उनसे बात करती है तो वो अपने दिल की बातें सविता के सामने करने लगता है। वो बोलता है कि तुम इतनी अच्छी हो और तुम्हें देख के कोई भी आकर्षित हो सकता है और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। ये सब बातें सुनकर, अपनी तारीफें सुनकर कहीं ना कहीं सविता के दिल में भी अरुण के लिए प्यार जाग जाता है। अब इन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत का सिलसिला शुरू होता है, इसका परवान चढ़ने लगता है और तभी ये दोनों साजिश करते हैं कि चंद्रवीर को रास्ते से हटाया जाए। 28 सितंबर 2018 की रात को, आधी रात को अरुण अपने हाथ में एक तमंचा लेकर सविता के घर पहुंचता है। जिस वक्त चंद्रवीर जो है गहरी नींद में सो रहा होता है, वो अपना तमंचा निकालता है, उसके सर में गोली मारता है। सविता ने कबूला है कि जब सर में गोली मारी तो उसके सर से जो खून निकल रहा था उस खून को उसने एक बाल्टी लगाकर, एक पानी की जो बाल्टी लगाकर उसमें भरा ताकि उस खून के धब्बे और छींटे घर में कहीं पर ना रह जाएं। आप होशियारी और चालाकी देखिए इस बेशरम औरत की। इसको इतना भी पता था कि अगर सर में गोली मारी जाएगी तो उसके बाद में खून भी गिरेगा और वो खून फर्श पे जाएगा तो फिर छींटे पड़ेंगे और फिर बाकी सारी चीज़ों की जांच पड़ताल होगी और कहीं ना कहीं भेद खुल सकता है। तो इस समाज में, इस देश में, इस दुनिया में न जाने कितनी ऐसी चालाक खोपड़ी की औरतें रहती हैं जो ऐसे शर्मनाक कृत्य करती रहती हैं। अब इसने गोली जो मारी, फिर उसके बाद में जो खून जो था वो खून बाल्टी में भरा, उसके बाद में बाथरूम में बहा दिया उसको। उसके बाद वो बच्ची वहां पर ये सब कुछ देख रही थी, डरी से अभी कंबल के अंदर छुपी हुई थी, उसको सब कुछ दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उस चीज़ का विरोध कर सके और किसी को बता सके। उसके मन में खौफ आ चुका था। इसके बाद अरुण अपने घर जाता है। हालांकि अरुण इससे पहले ही वो पूरी प्लानिंग बना चुका था। अपनी योजना के तहत वो अपने माँ बाप को कहीं दूर एक गांव में भेज देता है और घर में एक 7 फीट का गड्ढा पहले से ही खुदवा के रखता है। उसी गड्ढे में
वो चंद्रवीर की लाश को दफना देता है। क्राइम ब्रांच टीम की एसपी दीक्षा शर्मा की मौजूदगी में अरुण के कमरे में जो गड्ढा था उसको खुदवाया गया। उसमें एक तकिया मिला, चंद्रवीर की सड़ी गली लाश मिली, जिसे बाहर निकालकर कब्जे में ले लिया गया। अरुण की निशानदेही पर जब क्राइम ब्रांच और पुलिस जब उस केमिकल फैक्ट्री के पीछे जाती है तो वहां पर उसकी निशानदेही पर जो उसने जो जगह बताई थी, उस जगह पर जब गड्ढा खोदा जाता है तो वहां से चंद्रवीर की जो हाथ था उसका पिंजर मिलता है, जिससे कि बाकी सारी जांचें होती हैं और इन चीज़ों को सभी सील मोहर लगाकर पुलिस अपने कब्जे में कर लेती है। उसके बाद सविता और अरुण को न्यायालय में भेजा जाता है, पेश किया जाता है और वहां से इनको सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। कहानी गाजियाबाद की, जहां एक पत्नी ने अपने पति के चचेरे भाई के साथ नाजायज संबंध के चलते अपनी पति की हत्या कर दी और अपने ही दो चचेरे भाई के घर पर उसको दफना दिया, और जिसका खुलासा तकरीबन 4 साल बाद हुआ। तो ऐसी क्राइम से जुड़ी, अपराध से जुड़ी सत्य घटनाओं की आधारित कहानियां सुनने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और फिलहाल में जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरे इस फैमिली में मेंबर हैं, उन सबके लिए दिल से धन्यवाद है और शुक्रिया है। बने रहिए आप अपनी क्राइम जुर्म तक फैमिली के साथ में, जहां मैं क्राइम की और अपराध की कहानियां सुनाता हूं आपको। और अगर मुझसे कोई गलती होती है तो उसको इग्नोर कीजिएगा। आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके सुझाव दीजिए। और अगर आप मुझसे कोई कहानी या कोई घटना सुनना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे बताइए, पूरी कोशिश करूंगा आप सबको सुनाने के लिए। तब तक बने रहिए, खुश रहिए। मिलता हूं आपको फिर किसी अगली जुर्म की दास्तान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।